हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। बहुत दिनों से जब से एफसीआई का रिजल्ट आया, आप सारे लोग यही कह रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो हमें बताइए। तो जो लास्ट टाइम डीवी के टाइम एक मेल आया था सभी को, और उस मेल में एक कॉल लेटर डाउनलोड करने की लिंक आई थी। वहाँ पर जो कॉल लेटर आया था, वो कॉल लेटर मैंने अपनी फ्रेंड से लिया है। तो कॉल लेटर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, और भी जो जो चीज़ इसमें लिखी है आप नोट डाउन कर लेना। आप वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस कॉल लेटर डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। वैसे तो जनरली फर्स्ट टाइम जो सिलेक्टेड लिस्ट आई है ना, उन्हीं का डीवी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बाद में जो डीवी है वो 3 टाइम्स जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, तो हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजेस हो जाए। लेकिन जो हुआ था लास्ट टाइम की जो वेट लिस्ट वाले हैं उनका डीवी बाद में हुआ था, और जो सिलेक्टेड है उनका डीवी पहले हो गया था। एक और डाउट आप में से सभी को ये आ रहा है कि डीवी कहाँ पर होता है। तो डीवी जोनल ऑफिस में होता है। तो जैसे जो भी जोन होगा, जैसे वेस्ट जोन का है अलग है, नॉर्थ जोन का अलग है। वेस्ट जोन का मुंबई में है तो उनका मुंबई में रहता है, नॉर्थ जोन का शायद दिल्ली में होगा, एक बार आप देख लेना। ऐसे ही साउथ जोन का चेन्नई में है तो उनका वहाँ पर होगा। तो आपको डीवी के लिए इतनी दूर तो जाना पड़ेगा घर से। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये कि इसमें ना रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ होता है और शेड्यूल डेट भी लिखी होती है कि कब होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द प्रोसेस आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम। तो इस वाले लेटर में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे था, तो उसके बाद आपको नहीं जाना है। उसके बाद आपको क्या ले जाना है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपको कॉल लेटर ले जाना है। उसके बाद उसका रीसेंट पास साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, उस पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको ऊपर एक और पेज है जो मैंने अभी हाइड कर दिया है क्योंकि उसमें उसकी पर्सनल डिटेल्स भी है। तो यहाँ पर उसमें एक स्पेस है जहाँ पर आपको फोटोग्राफ पेस्ट करना रहेगा, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना है आपको ओरिजिनल में। ओरिजिनल में आप जब फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएंगे तो वहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ क्लियरली लिखी हुई है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या हो सकते हैं: पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। ये सारी चीज़ों में से एक आपके पास मिल ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नीचे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप उसमें से जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मेनली ये सारी चीज़ें आपके पास होती है। उसके बाद इसमें एक और लिखा है कि वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो है वो ओरिजिनल में जो नहीं लेके आएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी ये कि जैसे जिन लड़कियों की जैसे शादी हो जाती है, उनका फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम कुछ भी अगर चेंज होता है तो उन्हें तभी अलाउ किया जाएगा जब वो प्रोड्यूस करेंगे ओरिजिनल गजेटेड नोटिफिकेशन या ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर कोई एफिडेविट होना चाहिए उनका ओरिजिनल में, ताकि वो अपना सपोर्ट कर सके कि हाँ हमारा नाम चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उनको लेके जानी है। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पेज था वहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करनी है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है, वो आपको वहीं पर करना है, वहाँ पर जाने के बाद करना है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आप पहले से करके नहीं ले जाना है आपको। और जो सिग्नेचर और यहाँ वहाँ करोगे जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, सेम वही होना चाहिए। उसमें कुछ भी मिसमैच होता है तो आपका जो डीवी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जितनी भी आपने चीज़ें मेंशन की थी फॉर्म भरते टाइम, उसमें से कुछ भी अगर यहाँ पर वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, और उसके बाद फ्यूचर में आपको और दिक्कत भी हो सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आपने वहाँ पर गलत ना भरा हो, और अगर गलत भरा हो तो आपको उसका एक एफिडेविट रहता है वो बनवाना है। अगर मान लो किसी ने फादर्स नेम गलत भर दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है वो फिर भी चल जाती है, लेकिन अगर आपकी गलत है और आप एलिजिबल नहीं हो तो वो नहीं चलती है। इसके बाद इसमें लिखा है कैंडिडेट नॉट ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट पेज में लिखी है। अब इनका जो सेकेंड पेज है उसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है। सबसे पहले बायोमेट्रिक डेटा विल बी वेरीफाइड एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू। तो जब बायोमेट्रिक होता है, जब थंब इम्प्रेशन होता है, तो पहला कि फिंगर्स कोटेड नहीं होने चाहिए। किसी ने अगर मेहंदी लगा रखी है किसी भी गर्ल ने, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि बहुत दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें डीवी के टाइम पे ना करें। आपके फिंगर्स डर्टी या डस्टी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मिसमैच हो जाए, तो वो सारी चीज़ों का स्पेशली लड़कियाँ ध्यान रखें।
उसके बाद कोई भी डेट टाइम वेन्यू में आपका जो रिक्वेस्ट है वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं। उसके बाद एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं इनकी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट विद कलर फोटोग्राफ अफिक्स देयरऑन। तो ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है ना, ये डीवी कॉल लेटर, ये ऐसा आपको भी आएगा। उसके बाद 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है। अब इन्होंने 2 लिखी ना, आप एक्स्ट्रा ही लेके जाना हमेशा। उसके बाद सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि उन्होंने तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किया था, तो अगर इस बार भी ऐसा आता है तो वो लिंक ज़रूर ओपन करेंगे, जब लिंक ओपन होगी तो आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको ले जाना है। उसके लिए आप 10th का जो आपकी मार्कशीट है उसमें प्रूफ रहता ही है, तो मेनली आपको 10th की मार्कशीट, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो ले जाना है, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन अगर किया है तो ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज अगर आपकी मार्कशीट है तो वो भी आपको जितनी भी है सारी ले जानी है। उसके बाद जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आता है वो भी आपको लेके जाना है। जिनके पास फाइनल डिग्री नहीं है उनके पास अगर प्रोविजनल डिग्री है तो उनको प्रोविजनल डिग्री लेके जानी है। अगर फाइनल नहीं होती तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग वो आपसे साइन करवाते हैं कि आप इतने टाइम में फाइनल डिग्री जमा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या कुछ भी और अदर क्वालिफिकेशन है जो उन्होंने मेंशन की है तो उसका उन्हें रिक्वायर्ड प्रूफ लेकर जाना है। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आपको लेकर जा सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जितने भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट से 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद अगर आपने कुछ भी क्लेम किया है कि आपने ये क्वालिफिकेशन की है तो आपको उसका प्रूफ लेकर जाना रहता है। CGPA या किसी ने ऐसा मेंशन किया है तो जो भी उनकी मार्कशीट रहती है उसके लास्ट पेज पे उसका कन्वर्जन कैसे हुआ है वो लिखा हुआ होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो 3rd पेज है उसमें यहाँ पर क्लियरली लिखा है, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये उनके लिए जो किसी कैटेगरीज SC ST OBC EWS PWBD या अनरिजर्व के अलावा जिन्होंने भी किसी और कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसमें लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट ले जाना है जो भी इशू किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। जो फॉर्मेट से वो नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं A B C D1 D2 D3 और E और F, ये सारे फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसमें देखिए एक और चीज़ है कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ रेकनिंग फॉर OBC NCL स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए और उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और जो EWS कैंडिडेट से उनके पास एक वैलिड EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द ईयर 8। अब ये देखिए ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये उस टाइम का 1819 या 1920, अब इस टाइम तो आई थिंक 22-23 का आपको EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो 22 में आया था जब फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा था, तो तब का EWS सर्टिफिकेट इसमें लग सकता है। और हो सकता है कि आपके जब कॉल लेटर आएगा उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको कौन से ईयर का EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद जो अदर कैटेगरीज है उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। एक बार मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एनेक्सर A दिया होगा, आपको ये नीचे दिख रहा होगा एनेक्सर A। तो ये जो एनेक्सर A है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ये SC ST सर्टिफिकेट का। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा वही फॉर्मेट चल रहा है SC ST सर्टिफिकेट का। पेज नंबर 31-32 पे ये रहेगा और इसमें क्लियरली नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड एक नोट है ST कैंडिडेट बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा जो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एनेक्सर B जो है ये OBC के लिए है, इसी फॉर्मेट में उन्हें सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना है। देखिए इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है
Selected candidate will have to submit OBC non-creamy layer certificate issued on or after 1st April 2022. तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको कब का सबमिट करना है। ये EWS के लिए सर्टिफिकेट है, एनेक्जर C में ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें किन किन के साइन हो सकते हैं ये भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 37 पे। ये नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद वैसे ही एनेक्जर D1 ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, एनेक्जर D2 ये भी डिसेबिलिटी वाला है, और उसके बाद एक एनेक्जर D3 है ये भी। तो ये सब आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था। उसके बाद एक एनेक्जर E है, ये डिफेंस पर्सोनल वाला सर्टिफिकेट है, ये आपको जमा करना है। कि किसी ने रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन लिया है तो उनको एनेक्जर F देना है। तो ये सारे एनेक्जर्स हैं। अब वापस से हम हमारे जो पॉइंट है लास्ट उस पर आते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है डीवी के टाइम पे। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है क्या। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में। तो अगर प्रोफिशिएंसी, तो अगर वहाँ से कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, तो आपको हाँ बोलना है। उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मांगा है। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एन वाला जो पॉइंट है कि जो भी कैंडिडेट सर्व कर रहे हैं कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है उनके एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर वो नहीं दिया तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। और एनओसी जो है वो आपको ओरिजिनल ले जानी है, आपको उसकी कॉपी नहीं ले जानी है। इसके पहले मैंने आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स बताए थे उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ले जानी है, कम से कम 2 ले जाना। लिखा भी हो सकता है, इसमें नहीं भी लिखा हो तो 2 से 3 आपको सेल्फ अटेस्टेड, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको अपनी सिग्नेचर करनी है उसमें हर पेज पर। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड जितनी भी यहाँ पर मैंने ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट्स बताए आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं, उसमें 2 उनकी कॉपीज़ लेके जानी है। ये एनओसी के साथ साथ नोटिफिकेशन में एक और चीज़ लिखी कि आपको विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। तो विजिलेंस क्लियरेंस का भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इस वाले लेटर में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन नोटिफिकेशन में मैंने देखा था विजिलेंस क्लियरेंस उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने को मेंशन किया पहले कहीं और जॉब करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना है फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्प्लॉयर इन सपोर्ट ऑफ हैविंग पजेस relevant experience after acquiring minimum required qualification for the relevant post। एक्सपीरियंस ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपने अगर मेंशन किया है तो आपको उसका प्रूफ ले जाना है। उसके बाद अगर किसी ने रिलैक्सेशन लिया है, विडो या डाइवोर्स वुमन या वुमन जुडिशली सेपरेटेड करके एक रिलैक्सेशन होता है, तो अगर किसी ने वो वाला रिलैक्सेशन लिया है तो आपको उसका भी प्रूफ लेकर जाना है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स का मैंने बता दिया कि जिन्होंने भी नाम चेंज किया उनको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एफिडेविट होना चाहिए, ये सारी डॉक्यूमेंट्स है। और ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर आपने कुछ भी मेंशन किया है कि आपने या ये चीज़ें क्वालिफाई की है तो आपको जितनी भी आपने चीज़ें मेंशन की थी नोटिफिकेशन में उसका प्रूफ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बहुत अलग एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, जो नॉर्मल सारे डीवी में होता है वही है। जो भी रिजर्वेशन वाले हैं ओबीसी एसटी एससी उनको ध्यान रखना है। जो सर्टिफिकेट्स मैंने आपको यहाँ एनेक्जर्स दिखाए आपको उसी फॉर्मेट में उन्हीं अथॉरिटी से साइन करवा के ले जाना है, और डेट जो मेंशन है उसी डेट के होने चाहिए। फिर ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखा है तो आपको कोई दिक्कत डीवी के टाइम पे नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं, अभी अगर आपका डीवी 1 महीने के अंदर आपको मेल आ जाना चाहिए, पिछली बार लगभग 1 महीने बाद आ गया था, स्टार्ट हो गया था। सबका अलग अलग टाइम पे आएगा, अलग अलग जोन में, अलग अलग पोस्ट के, डिपो के, जनरल के, सबके अलग अलग आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका एक साथ होगा, लेकिन 1 महीने बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, सारे सर्टिफिकेट्स बनवा के रखिएगा ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।